देखिए, विश्व का भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप सभी की परीक्षा में विश्व के भूगोल से मानचित्रण वाले टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। साथ में फिजिकल ज्योग्राफी को भी इसके साथ जोड़ करके देखा जाता है। तो ऐसे में एक तो क्षेत्रीय भूगोल है आपका, जिसमें विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के भौतिक और राजनीतिक मानचित्रण से क्वेश्चन आते हैं। और साथ में जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है उससे अलग जो है क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, चट्टाने हो गए, प्लेट विवर्तनिकी हो गया, या फिर इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए टॉपिक हैं, चाहे वो ब्रह्मांड हो गया आपका, ब्रह्मांड के साथ साथ आपका जो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जितनी खगोलिकी घटनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्षांश देशांतर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपकी। तो ये विषय बहुत बड़ा है, तो इसको लेकर अब हम महा रिवीजन करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, पूछे जाते हैं, आपको जानना चाहिए, उन प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करें, चर्चा करें और 1 to 1 लेकर के चलें। तो उसी प्रयास में आज मैं आप सभी के साथ महा रिवीजन सीरीज के साथ जुड़ चुका हूं। यहां पे क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर भी मैं बताऊंगा, उनसे जुड़े हुए एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। इत्मीनान से आपको सुनना है, जहां पे आपको लगता है कुछ लिख लेना चाहिए वहां पे लिख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा। और ज्यादातर देखिए, इसके लिए जो मेरा इंटायर वीडियो है संपूर्ण विश्व का भूगोल, वो अपने आप में बहुत पर्याप्त है, क्योंकि वहां पे मैपिंग के थ्रू ही मैंने पढ़ाया है। और जो हमारा विश्व के भूगोल का ऑनलाइन बैच है, वहां पर मैंने प्रॉपर आपको इसको इन डेप्थ, इन डिटेल विद गूगल अर्थ के साथ पढ़ाया है, ताकि आपको एक लोकेशन वाइज भी दिखाता जाऊं। तो लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछता रहता है, टॉपिक भी रैंडम रिपीट होते रहते हैं, लेकिन कुछ मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है जिनको यहां पे उठाया है। तो आज जो है विश्व के भूगोल के मानचित्रण वाले टॉपिक से मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जहां पे जरूरत पड़ेगा कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करता चलूंगा। देखो, यहां पे एक क्वेश्चन ये है आपका। अब देखिए, एक एक क्वेश्चन देखना चालू करिए, ठीक है, इत्मीनान से पढ़िएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके मैंने घटना चक्र से उठाए हैं। ठीक है, घटना चक्र के बारे में पहले बता चुका हूं कि घटना चक्र आप सभी को पढ़नी चाहिए। सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो काम घटना चक्र ने किया है वो काम शायद किसी और ने नहीं किया। तो घटना चक्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा करके मैं आप सभी के सामने आपको दे रहा हूं। और ये पुस्तक आप लोग जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि PYQ आप इससे देख पाते हैं और इसमें बहुत सारी सामग्री आपकी अतिरिक्त भी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक एक करके बताएंगे। देखिए, शून्य अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर ये कहां अवस्थित है। देखिए, दरअसल पूछ क्या रहा है, आपको पता है पृथ्वी है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। और पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से खींची गई एक रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री है आपकी, इसको 0 भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री अक्षांश है, और देशांतर रेखा भी ग्रीनविच जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा है। देखा जाए तो ओवरऑल यही पूछ रहा है इस प्रश्न में कि 0 अंश आपका जो है अक्षांश और 0 अंश देशांतर दोनों आपस में कहां पे मिलते हैं, मतलब इनका दोनों का मीटिंग पॉइंट कहां पे है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आप सभी जानते हैं क्या इसके बारे में? हाँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया विश्व का भूगोल, और निश्चित तौर पे आप लोग उसमें बेनिफिट आपको हुआ होगा। मैं पूरा मेहनत किया है, तो मेहनत करने के बाद तो अच्छा भी लगता है मुझे भी। ठीक है, चलो अब इनको एक बार समझते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ताकि देखो अभी बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर करा दूंगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। आपके बहुत सारे फैक्ट आपके यहां पर मेरे साथ क्लियर होने जा रहे हैं, तो ध्यान से एक एक फैक्ट को समझना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर जो है ये कहां अवस्थित है। तो इसका सही आंसर तो सिंपल सा है, ये आपके अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री आपका, क्योंकि आपको पता है लंदन से होके जाती है प्रधान मध्याह्न रेखा, तो वो अटलांटिक महासागर में ही जाकर के विषुवत रेखा से मिलती है। अब इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो कहां पर है, वो है आपका गिनी की खाड़ी में। कहां पे है? गिनी की खाड़ी में। गिनी एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है, गिनी की खाड़ी में जो है ये आपस में मिलती हैं। तो ये आपको और एडिशनल जानकारी अपने पास रखिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में कहां मिलती हैं? गिनी की खाड़ी में, अटलांटिक महासागर में, जो कि अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में किस एक के देशों को भूमध्य रेखा से गुजरती है। देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भैया विषुवत रेखा कहां कहां से गुजरती है, विषुवत रेखा कहां कहां से किस किस देश से होकर के गुजरती है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का मानचित्र है, ये आप मानचित्र देख पा रहे हैं,
और एक बार मैं एक काम ही कर लेते हैं, थोड़ा सा हम तीनों रेखाओं के बारे में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि भैया कहां से कौन कौन, ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को, पेन कागज निकाल लीजिएगा। आपके घर पे भी वर्ल्ड मैप होना चाहिए, आप लोग वर्ल्ड मैप रखते होंगे, तो आप भी मेरे तरह एक काम जरूर करिएगा। देखिए ये आपकी इक्वेटर है, अपने वर्ल्ड मैप पे हाइलाइटर लेकर के इस तरीके से 0 डिग्री पर हाईलाइट कर लीजिएगा। ये विषुवत रेखा पे मैंने हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से आप जो है ये आपकी ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। इन तीनों को आपको 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। इन तीनों को हाईलाइट कर लीजिएगा। अब इनमें अवस्थित देशों को लेकर के क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, तो मैं यहां पे एक लिस्ट बनवा रहा हूं, यदि चाहो तो आप लोग लिख लो। 13 देश हैं जो इक्वेटर में हैं, 13 देश हैं, थोड़े बहुत देश होते तो चल जाते, 13 देश हैं टोटल के टोटल। कितने हैं? 13 देश। 13 देश हैं इक्वेटर में, कितने हैं? 13 देश, ठीक है। अब 13 देश में से एक एक करके आपको देशों की लिस्ट में लिखवा रहा हूं। एक तो इक्वाडोर है आपका, इक्वेटर विषुवत रेखा में है इक्वाडोर, लिख लीजिए इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद ब्राजील है आपका, यहां पे ब्राजील है, नंबर 1 इक्वाडोर, नंबर 2 ब्राजील, ठीक है। इक्वाडोर ब्राजील, ये दो आपको याद रखना है, ठीक है, इक्वाडोर और ब्राजील, ठीक। इसके बाद इधर चलते हैं, नेक्स्ट आगे लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपके अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका में आपके हैं कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य अफ्रीका में है, कांगो गणराज्य। दूसरा युगांडा, युगांडा, सोमालिया, साओ टोमे, साओ टोमे एक छोटा सा द्वीप है आपका, साओ टोमे, साओ टोमे, गैबन, गैबन भी आपका एक देश है। इसके बाद एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दोनों अलग अलग देश हैं, कांगो गणराज्य अलग है, कांगो जो है लोकतांत्रिक गणराज्य अलग है, ठीक है। लिस्ट बना लो ये, फिर से एक बार बता रहा हूं। पहला तो आपका इक्वाडोर है, फिर ब्राजील है, फिर आपका कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, सोमालिया है, साओ टोमे है, गैबन है, केन्या, केन्या से भी होकर के जाती है विषुवत रेखा, कहां से? केन्या से भी, केन्या भी लिख लीजिए, केन्या। अब देखो केन्या के बाद जो है अभी यहां पे एक और है कोलंबिया, माफ करिएगा, यहां से कोलंबिया भी है आपकी, 3 हो जाएंगे, 3 से होकर जाती है यहां पे अफ्रीका में। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, 3 तो यहां पे है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। और यहां पे आपका साओ टोमे है, साओ टोमे के बाद गैबन है, गैबन के बाद कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, फिर आपका सोमालिया, यहीं पे केन्या पड़ता है, केन्या के बाद आपका जो है सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया। अब एक बार क्रम से देख लेते हैं, पहले तो इक्वाडोर है, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया है, कोलंबिया, ये 3 आपकी, और फिर है ब्राजील, 3 तो आपकी ये पड़ जाएंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तो आपकी अफ्रीका की हैं। यहां पर एक छोटा सा देश है आपका साओ टोमे, यहां पे द्वीप है आपका साओ टोमे, टोमे, साओ टोमे के बाद नंबर 2 पे यहां पे फिर है गैबन, गैबन से आपका यहां से स्टार्ट होती है। इसके बाद है कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक, फिर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सीडीआर, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके बाद है आपका युगांडा, युगांडा, युगांडा के बाद पड़ता है केन्या, केन्या के बाद है आपका सोमालिया, सोमालिया, इतने रट लेने हैं आपको, ठीक है। और फिर एक छोटा सा द्वीप है जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है, ठीक है, उसके बारे में भी बताते हैं। हिंद महासागर में देखिए एक तो मालदीव है हमारे, मालदीव भारत के नीचे से है, मालदीव, मालदीव। दूसरा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और इधर जो आपके ये द्वीप है इनमें किरीबाती, किरीबाती यहां पर आपका है, ये जो मेलानेशिया द्वीप है, किरीबाती, किरीबाती, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राजील, 3 तो यहां से हो गए, साओ टोमे, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, फिर मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया और किरीबाती हो गया, ठीक है। ये आपके टोटल 13 हो गए होंगे, एक बार लिस्ट बताओ 13 है क्या?
बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो यहां पर। हाँ 13 हो गए ना, तो ये 13 के 13 रट जाने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, अब क्वेश्चन से क्या डरना। अब आपको पूछेगा, कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में किस एक देश में भूमध्य रेखा से गुजरती है। अब आपको पता है कि भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है, ठीक है। ब्राजील से गुजरती है, केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ये देखिए आपको, ठीक है। अब देखो आंख मूंद करके आप लोगों को याद हो जाएगा ये पूरा टॉपिक, आंख मूंद करके याद करेंगे। एक तो साओ टोमे है, ठीक है, वो माफ करिएगा, पहले हम यहां चालू करते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, तीन तो ये याद हो गए। फिर साओ टोमे हो गए, गैबन हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, युगांडा, केन्या, सोमालिया हो गया। फिर इसके बाद आपका मालदीव और इंडोनेशिया हो गया, और किरीबाती आपका जो है पैसिफिक में पड़ जाता है। ये आपको रट जाना है, ठीक है। अब चलो अगला मैं आपको याद कराता हूं, यह है आपका कर्क रेखा कहां से है, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है कहता है। तो कर्क रेखा पे भी अवस्थित देशों के बारे में एक बार देख लेते हैं कि भाई कर्क रेखा में भी क्या क्या अवस्थित है, कहां कहां पे कर्क रेखा है आपके, ठीक है। तो कर्क रेखा को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि किन क्षेत्रों से होकर कर्क रेखा जाती है। आपको पता है हमारे देश भारत से भी होके जाती है, और कर्क रेखा में भारत के जो है टोटल 8 राज्य अवस्थित है, ठीक है। तो कर्क रेखा देखिए कहां कहां से जाती है, एक बार क्रम से आप लिख लीजिए कर्क रेखा के बारे में। एक तो ये आपका हवाई द्वीप पड़ता है, जो हवाई द्वीप किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पे है आपका हवाई द्वीप, ठीक है, ये प्रशांत महासागर में। एक तो हवाई द्वीप, हवाई द्वीप के बाद जो है मेक्सिको, मेक्सिको से होके जाती है। कहां गया आपका अमेरिका, हाँ बड़ा हो गया ये, यहां से देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहले नंबर 1 पे हवाई द्वीप है, नंबर 1 पे हवाई द्वीप है, नंबर 2 पे मैक्सिको है, ठीक है। इसके बाद आप क्रम से अब आप जाते हैं, अफ्रीकन कंट्री है यहां पे, अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे द्वीप हैं। एक तो यहां पे द्वीप है मार्टिनिया, 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 ठीक है, मार्टिनिया तीसरा नंबर है। इसके बाद है आपका नाइजर, यहीं पर है आपका नाइजर, नंबर 4 है नाइजर, नंबर 4 है नाइजर। नंबर 5 है अल्जीरिया, ऊपर यहीं पे पड़ता है अल्जीरिया, अल्जीरिया से होके जाती है कर्क रेखा। अल्जीरिया के बाद है पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, ठीक है, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, क्रम से लिख लो एक बार नाम। सबसे पहले तो आपका हवाई द्वीप था, हवाई द्वीप यूएसए के कब्जे में है। फिर आपका मेक्सिको है, मेक्सिको के बाद आपका बहामास है, यहां पे एक छोटा सा देश है बहामास, यहां पे ये जो कैरेबियन द्वीप है ना, यहां पर है बहामास, इसको भी लिख लो एक बार, बहामास शायद छूट गया आपका, ठीक है। ये आपका हो गया हवाई द्वीप, हवाई द्वीप के बाद यहां पे मेक्सिको, मेक्सिको के बाद बहामास, बहामास के बाद है आपका यहां पर माली, माली, माली के बाद है मार्टिनिया, माली, मार्टिनिया, नाइजर, फिर अल्जीरिया, फिर पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद लीबिया है, सऊदी अरब, सऊदी अरब से भी कर्क रेखा होकर के गुजरती है, सऊदी अरब, मिस्र, मिस्र से भी कर्क रेखा होकर के गुजरती है, संयुक्त अरब अमीरात, यहां से भी कर्क रेखा होकर के गुजरती है, फिर भारत है, फिर बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, ओमान है, ताइवान है। एक बार फिर से लिस्ट ध्यान रखिएगा, हवाई द्वीप हो गया, मेक्सिको हो गया, बहामास हो गया, नाइजर हो गया, मार्टिनिया हो गया, माली हो गया, अल्जीरिया हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया आपका, पश्चिमी सहारा, ठीक है। फिर आपका लीबिया है, सऊदी अरेबिया है, फिर आपका मिस्र है, मिस्र के बाद आपका संयुक्त अरब अमीरात है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, ताइवान है, ओमान है, ठीक है। ये आपको रट जाने हैं। अब अगला चलते, मकर रेखा से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि भाई मकर रेखा कहां कहां से होकर के जाती है। तो मकर रेखा के बारे में लिखिएगा, सबसे पहले मकर रेखा आपकी गुजरती है, ठीक है, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, ठीक है। सबसे पहले चिली है, यहां पे 4 तो यहीं पर हैं आपके, 4 देश यहीं पर हैं, चिली, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील, ये आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा के अवस्थित देश है, मकर रेखा जहां से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद आपका यहां पर आ जाएं तो यहां पर आपका एक आपका बोत्सवाना है, यहां पे बोत्सवाना,
एक कंट्री है बोत्सवाना, ठीक है, फिर टोंगा है, नामीबिया है, दक्षिणी अफ्रीका है और मोजाम्बिक है और मेडागास्कर है। फिर से यहां पे लिख लीजिए, यहां पे नाम लिख लीजिए, यहां पे कौन कौन से देश हैं जो कि मकर रेखा में हैं अफ्रीका के, बोत्सवाना, नामीबिया, टोंगा, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक यहीं पे पड़ता है मोजाम्बिक आपका, ठीक है। और इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये आपके देश हैं टोटल के टोटल, बस हो गया, इतने ही देश हैं। हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और है आपका, फ्रांस के कब्जे में है एक द्वीप है आपका फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया यहां पे पड़ता है आपका पॉलिनेशिया एरिया में, फ्रेंच पॉलिनेशिया एक और छोटा सा देश है, तो इसको भी लिख लेना, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाएं कि विषुवत रेखा से कौन कौन से देश हैं। वैसे डेडिकेटेड इसके लिए मेरा एक वीडियो है, आप लोग देख सकते हो, कर्क रेखा में जाकर के मैंने इसको पढ़ाया था। कर्क रेखा कहां पढ़ाया था? कर्क रेखा में खड़े होकर के झारखंड से, वो वाला वीडियो में मैंने स्पष्ट किया इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। तो उसमें आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में भी बताया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने। पृथ्वी के अंदर पिघलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? आपको पता है पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं, अभी मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई थी लास्ट टॉपिक में क्लास में, तो पृथ्वी की जो अंदर की चट्टाने हैं वो पिघली हुई अवस्था में, कैसी अवस्था में? पिघली हुई अवस्था में। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार के पहले जो जमीन के अंदर जो चट्टाने हैं पिघली हुई अवस्था में, गर्म अवस्था में, जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसे मैग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा, मैग्मा। और जब ये मैग्मा ज्वालामुखी के तौर पे बाहर आ जाता है, जैसे मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी में जब तक ये अंदर है कोई पिघली हुई चट्टान आपकी, तो ये आपकी क्या है, एक पाइपलाइन के थ्रू ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाने के बाद ये आपकी क्या हो जाती है? लावा। इसको क्या बोलते हैं? लावा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है ये। तो मैग्मा धरातल के अंदर होता है, लावा आपका धरातल के ऊपर होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए अगला चलते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर अवस्थित है आपका। तो ये आपका मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है हवाई द्वीप में। हवाई आपको पता है, हवाई यूएसए के कब्जे में, यूएसए का 50वां राज्य है और ये पूरा का पूरा जो है ज्वालामुखी राज्य के तौर पे ही है। तो मैना लोआ के बारे में पूछा गया है, मैना लोआ हवाई द्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? बहुत सारे ज्वालामुखी पूछता रहता है कि भाई कौन कौन से क्रियाशील हैं, कौन कौन से सुसुप्त हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, एक तो किलिमंजारो है। किलिमंजारो के बारे में एक बात याद कर लीजिए, ये आपका मृत ज्वालामुखी है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ये मृत है, मृत मतलब अब यहां पे सक्रिय नहीं है। अब ये ज्वालामुखी आपका काफी लंबे समय से ये जो है सुसुप्त अवस्था में, यहाँ पे कोई भी टेक्टोनिक गतिविधि इसके नीचे नहीं है। तो किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? तंजानिया, तंजानिया में। और ये आपका क्या है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये भी दिमाग में रखना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यही है, किलिमंजारो। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनेगा। इसके बाद एटना आपका ये जो पड़ता है आपका सिसिली में पड़ता है। ये दोनों इटली के हैं, इटली, इटली में एक सिसिली एक जगह है, वहां पे एटना और विसुवियस है, ठीक है। इटली में भी बहुत सारे ज्वालामुखी आपके हैं, बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? स्पष्ट है? और यहां पे ये अकांकागुआ की बात करते हैं। अकांकागुआ भी आपका जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये भी आपका एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट अकांकागुआ। ये एंडीज में है। कहां पे? एंडीज पर्वत श्रेणी है ना, वहां पे उसका ये सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का, माफ करेगा, साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट अकांकागुआ, ठीक है। दिमाग में रखना है इस बात को। तो इसमें जो सक्रिय पूछा कि भैया निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो इसमें से 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, पहला एटना और विसुवियस। ये दोनों आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो कि इटली में अवस्थित है। माउंट अकांकागुआ भी आपका सक्रिय नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है।
क्लियर है, स्पष्ट रखना इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। भूकंप के समय तरंगों का उद्भव होता है। देखो भूकंप के समय 3 तरंगे आती हैं। सबसे पहले प्राइमरी वेव्स आती हैं आपकी पी वेव्स। यदि आपने मेरे साथ क्लास की है तो क्लास में, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में मैंने भूकंप की तरंगों को दिखाया है, एक एनिमेशन मेथड पे आपको दिखाया कि कैसे चलती हैं, कैसे अनुदैर्ध्य और अनुदैर्ध्य तरंगे आपकी होती हैं। तो एक तो पी वेव्स होती हैं, सबसे पहले आती है प्राइमरी वेव्स, फिर सेकेंडरी वेव्स, फिर आपकी एल वेव्स आती हैं। 3 वेव होती हैं आपकी मुख्य तौर पे, ठीक है। तो ये आपकी भूकंप के दौरान सबसे पहले भूकंपी तरंगों में आपकी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और फिर इसके बाद सरफेस वेव बोलते हैं आपकी। क्या बोलते हैं? सरफेस वेव। तो सरफेस वेव को ही एल बोलते हैं। सबसे विध्वंसकारी वेव आपकी एल वेव ही होती है। सेकेंडरी वेव भी काफी विध्वंसकारी होती है। अभी आपको पता है तुर्की में भूकंप आया था, लगभग 22,000 से ज्यादा लोग तुर्की और सीरिया वाले क्षेत्र में खत्म हो गए। भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था वहां पे। ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से वहां पे काफी बड़ी संख्या में राहत और बचाव कार्य को लेकर के हमारी वायुसेना लगी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। जब कहीं किसी जगह पे भूकंप आता है ना, तो भूकंप जब किसी जगह पे आएगा, ठीक है, सबसे पहले जहां पर भूकंप का उद्भव होता है उसको भूकंप का मूल कहते हैं या फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। और सबसे पहले फोकस के सबसे ऊपर जहां पर भूकंपीय तरंग पहुंचती है, प्राइमरी वेव पहुंचती है, उसको ईपी सेंटर कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ये जगह है, कोई स्थान है, ठीक है, यहां पर कोई फॉल्ट पड़ता है, कोई फॉल्ट पड़ता है, तो फॉल्ट मान लीजिए यहां पे पड़ा, तो फोकस आपका मान लीजिए यहां पर है, इस जगह पे, और इसका जो एपी सेंटर है, सबसे नजदीकी जगह यही होगी। यहां से देखा जाए सबसे नजदीक यही जगह पड़ेगी धरातल में। तो जो पी वेव है सबसे पहले यहां पे पहुंचेंगी और ये आपका इसका ईपी सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईपी सेंटर। सबसे ज्यादा भूकंप का विध्वंसकारी प्रभाव ईपी सेंटर में ही पड़ता है। कई बार आप देखते हैं इसको हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर को अधिकेंद्र। और भूकंप मूल का मतलब है फोकस। तो फोकस मतलब जहां पे क्रैक पड़ा, लेकिन उसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पे पड़ा? वो प्रभाव पड़ता है आपका जो है ईपी सेंटर पे, जो उसका अधिकेंद्र होता है। तभी हमेशा आप देखोगे जब कभी भी भूकंप आता है सबसे पहली बात करते हैं कि भैया इस बार ईपी सेंटर कहां पे था, ठीक है। तो अभी भारत में अभी आपको देखा होगा कुछ दिनों पहले अभी भूकंप आया था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में भूकंप की स्थिति में ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्लियर है? स्पष्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको एक बार लिस्ट बता देता हूं, सब जानते हो। एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, नंबर 1 में एशिया है। नंबर 2 पे आपका अफ्रीका है, अफ्रीका है, ठीक है। इसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका है, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका है। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अंटार्कटिका जो आपका है, अंटार्कटिका 5वें नंबर पे है। यहां पे कोई आबादी नहीं रहती। अंटार्कटिका भविष्य का महाद्वीप है। आपको खुद पता है कि जब कभी कोई बहुत बुरी स्थिति आएगी तो यही महाद्वीप बचाएगा। अंटार्कटिका आपका 5वें नंबर पे है। फिर 6वें नंबर पे आपका यूरोप आता है और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है 7वें नंबर पे। पर यहां पे रहने योग्य परिस्थिति ही नहीं है, यहां पे कब कुछ नहीं बचाएगा, ये मार देगा उन लोगों को, ठीक है। बट अभी इसका शोध कार्य के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। शोध कार्य के लिए यहाँ पे बहुत सारे अभियान लग गए भारत सरकार के द्वारा। अभी मैत्री हो गया, दक्षिणी गंगोत्री हो गया, है ना, भारती हो गया, ऐसे करके बहुत सारे अभियान यहाँ पे चलाए गए, ठीक है। तो ये आपको देना है। सबसे छोटा आपका क्या है? सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। बहुत सिंपल सा मामला, याद कर लेना है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किन पर्वतों में पाई जाती है? देखिए फोल्ड माउंटेन होते हैं, जो नवीन बलित पर्वत होते हैं, वहां पर सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी कहां पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वतों में। कहां पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। सबसे ऊंची चोटियां कहां पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वत में। इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मतलब सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है विश्व की? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो आपकी है विश्व की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंडीज। सबसे लंबाई उसकी ज्यादा है एंडीज की, ये वाली पर्वत श्रृंखला एंडीज सबसे लंबी है, ये सबसे लंबाई इसकी ज्यादा है। अब थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं,
टॉप 4 आपको पर्वत श्रृंखलाएं यहां पे बताता हूं। देखिए पहला तो एंडीज है, ठीक है, ये कहां पर है आपका पता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे है। इसकी देखो लंबाई सबसे ज्यादा है, लगभग कितनी लंबी है ये, 7200 मीटर ये लंबाई है इसकी। इसमें हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है माउंट अकांकागुआ। हाईएस्ट पीक है माउंट अकांकागुआ, अकांकागुआ। और माउंट अकांकागुआ की यदि हाइट की बात करें तो इसकी हाइट आपकी 6961 है, ठीक है, क्लियर है। दूसरे नंबर पे आपका रॉकी का आता है, मतलब दूसरे नंबर पे है रॉकी। रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, रॉकी आपकी कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा रॉकी का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्बर्ट, ये मैं सब क्लास में पढ़ा चुका हूं। माउंट एल्बर्ट है आपका, माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। अच्छा माउंट एल्बर्ट सबसे हाईएस्ट पीक है, तो फिर जो आपका ये इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एल्बर्ट की, तो बहुत ज्यादा नहीं है, देखा जाए तो इसकी टोटल 441 है, 4401 है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये टोटल 4800 मीटर लंबा है आपका, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहां पड़ती है आपकी, ये पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है आपकी। ये सब मानचित्रण वाली क्लास जो मैंने करवाई है आपकी, वहां पे इंटायर वीडियो मैंने ये सब दिखाया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह पढ़ोगे। इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट कोसिस्को, कोशिश कर रहा है, कोसिस्को। माउंट कोसिस्को जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, 2228 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। और फिर हमारा माउंट एवरेस्ट वो हिमालय है। हिमालय की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, हिमालय बहुत लंबा थोड़ा ना है, हिमालय की लंबाई मात्र 2500 मीटर है, जितना गंगा तो थोड़ा ज्यादा है, 2500 मीटर नहीं है, ठीक है, 2500 किलोमीटर है लंबाई, ये जितनी भी है लंबाई आपकी, ठीक है। नहीं मीटर पे, मीटर 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 पे नहीं होगी, किलोमीटर है ये लंबाई। अब इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट पीक आपका कितना है, इसका सबसे हाईएस्ट पीक है वो है जो है आपका माउंट एवरेस्ट, सबको पता है 8848 माउंट एवरेस्ट है आपका, एवरेस्ट, इसको सागर माथा कहा जाता है। तो ये तो आपके 4 टॉप 4 है। अब सिंपल सा है, क्वेश्चन पूछा है, कौन सा क्वेश्चन था, विश्व की सर्वाधिक लंबी, सबको पता चल गया, एडीज है आपकी, ठीक है, एंडीज है। अब देखो विश्व में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं आपकी, मल्टीपल पर्वत श्रेणियां हैं, भरा पड़ा है, मतलब मैंने सब वहां पे लिस्ट पढ़ाई है। कार्डिलेरा है आपका, ये अकांकागुआ के पास पड़ते। रॉकी पर्वत आपका माउंट एल्बर्ट हाईएस्ट है। हिमालय हो गया आपका, काराकोरम भी है आपका, काराकोरम में केटू गार्ड भी नहीं, हिमालय में माउंट एवरेस्ट हो गया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, कोसिस्को है आपका। और अंटार्कटिका में भी ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है, उसमें जो है विंसन मैफिफ है उसका हाईएस्ट पीक। तो इस तरीके से अलग अलग है आपका। चलिए भाई, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये दक्षिणी आल्पस कहां पे है आपका, देखो दक्षिणी आल्पस को लेकर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। दक्षिणी आल्पस जो है, ये आल्पस एक तो यूरोप में है आपका, आल्पस जो स्विट्जरलैंड और जर्मनी और ये जो ये फ्रांस वाली बॉर्डर है, इटली वाली बॉर्डर है, यहां पर है आपका। दक्षिणी आल्पस आपका कहां पर है, न्यूजीलैंड पर। कहां अवस्थित है, न्यूजीलैंड पे। दक्षिणी आल्पस आपका कहां पे अवस्थित है, न्यूजीलैंड पे, ठीक है, मैंने पढ़ाया। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक, माउंट कुक, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट कुक, दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम पे रखिए। बता रहा है कि भैया जो लंबाई है, लंबाई के अवरोही क्रम पे रखिए। तो अब बस सिंपल से निकाल लेंगे, सबसे लंबी ये है आपकी, फिर दूसरे नंबर पे ये है आपकी, तीसरे नंबर पे ये है, चौथी नंबर पे ये है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, एक के बाद 4 आ जाए जहां पे, फिर आपका 4 के बाद 3 नहीं है भाई, 1, हाँ बी सही है इसका ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये पर्वत शिखर है और कहाँ किस महाद्वीप में अवस्थित हैं, ये बता दीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल सा मामला है, अभी मैंने आपको बताया। देखिए ये पर्वत शिखर है, माउंट कोसिस्को आपका पड़ता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसके बाद माउंट मैकिनले है आपका। माउंट मैकिनले के बारे में एक बार समझ लो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी ये है आपका। माउंट एल्बर्ट आपका कहां का है, रॉकी का है। माउंट मैकिनले आपका नॉर्थ अमेरिका का है, पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा ये है, ठीक है। कितना है, 6190। अब ये आपका अलास्का श्रेणी में अवस्थित है। कहां है, अलास्का श्रेणी में, अलास्का श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। माउंट कोसिस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, माउंट मैकिनले आपका जो है उत्तरी अमेरिका के अलास्का का सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका ये, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया है अगस्त 2015 में, इसका नाम बदल के इसका नाम रख दिया गया डेनाली। ये भी ध्यान रखिएगा, मैकिनले का नाम बदल के डेनाली पर्वत रख दिया। कहीं डेनाली लिखा जाए तो फिर गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। इसका नाम डेनाली हो चुका है, ठीक है। क्या नाम हो गया, डेनाली। तो ये आपका सिंपल सा है, उत्तरी अमेरिका में चला जाएगा। अब कह रहा माउंट एल्ब्रुस क्या है, माउंट एल्ब्रुस ध्यान रखिएगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कितनी है ये, 5642 मीटर, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। अब देखो लगभग माउंट एकांकागुआ एंडीज की या दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, माउंट मैकिनले आपकी सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका की, एशिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट हाई है, विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट हाई है, यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रुस है, ठीक है। यह आपका काकेशस पर्वत श्रेणी जो आपका है उसी पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा के रखना है। और किलिमंजारो के बारे में बता दिया, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में अवस्थित है, 5895 मीटर है ये आपकी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये आपका अफ्रीका चला जाएगा, ये आपका यूरोप चला जाएगा। तो ये पर्वत श्रेणियां आती हैं तो गड़बड़ाना नहीं है, बहुत सिंपल है मामला, बस रट जाओ। चलो आगे चलते हैं, पठार की बात करते हैं। कह रहा दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो है वो कहां पर है, खनिजों का भंडार। देखो खनिज वगैरह जो है ज्यादातर पठारी क्षेत्र पे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो पैटागोनिया का पठार जो आपका है, यहां पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। पैटागोनिया का पठार ये आपका पड़ता है, अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है ना, वहां पे पैटागोनिया का मरुस्थल भी है, पैटागोनिया का पठार भी है, ठीक है। तो बहुत सारे पठार है, आपको पता है कोलंबिया का पठार अमेरिका में है, दक्कन का पठार हमारे भारत में है, मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप में है, ईरान का पठार है एशिया माइनर पे तुर्की वाले क्षेत्र में और ईरान वाले क्षेत्र में, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है आपका, ठीक है। ये चीन वाले क्षेत्र में जो क्यूनन पर्वत है आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है, मेक्सिको का पठार है, ब्राजील का पठार है, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, मेसाटा का पठार आपका स्पेन में है, मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है, ग्रेट बेसिन आपका, ग्रेट बेसिन ये भी आपका एक पठार है, ये यूएसए में पड़ता है आपका, कोलोराडो और कोलंबिया नदी के बीच में, सब पढ़ाया मैंने वहां पे, एक करके पूरा लिस्टिंग और याद भी करवाया आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है ये। कह रहा संसार की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो ये आपका पामीर का पठार है, इसको पामीर नॉट भी कहा जाता है। यहाँ पे कई सारी पर्वत श्रेणियां आपस में आकर के मिलती हैं। तो संसार की छत किसको बोला जाता है, पामीर के पठार को। किसको बोलते हैं हम, पामीर के पठार को, ठीक है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा का पामीर का पठार है आपका, ये कई पर्वतों का मिलन बिंदु है, इसलिए पामीर नॉट के तौर पे इसको जानते हैं। किस पे जानते हैं हम, पामीर नॉट के तौर पे, ठीक है। चलिए ये आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट है, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ये जो है आपका बड़ा फेमस है, घाटी से जुड़ा हुआ है, शैतान का गोल्फ कोर्स किसे कहा जाता है, डेविल गोल्फ कोर्स के नाम से किसको, मृत्यु की घाटी, डेथ वैली किसे कहा जाता है। देखिए एक जगह है आपकी डेथ वैली, ठीक है। देखिए बहुत सारी घाटियां हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे चुंबी घाटी है, ये जो सिक्किम वाला क्षेत्र है ना। इसके अलावा साइलेंट वैली है, ये केरल में आपकी साइलेंट वैली है, फूलों की घाटी है, ठीक है। तो बहुत सारी घाटियां हैं अलग अलग जो है। तो एक ये क्वेश्चन है आपका कि शैतान का गोल्फ कोर्स ये कहां पर अवस्थित है, तो ये आपका अमेरिका में है, ठीक है। कहां अवस्थित है, अमेरिका में। अमेरिका में मृत्यु की घाटी है, मोजावे रेगिस्तान है, यहाँ पे क्या है, मोजावे डेजर्ट है, मोजावे डेजर्ट है, मोजावे रेगिस्तान। यहां पे तापमान बहुत ज्यादा पड़ता है, विश्व की सबसे ज्यादा गर्मी आपकी कैलिफोर्निया में पड़ता है आपका। कहां पड़ता है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया स्टेट है आपका, ठीक है। कैलिफोर्निया स्टेट में मोजावे रेगिस्तान है,
यहां पर गर्मियों के दिनों टेम्परेचर चला जाता है 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचो यहां कोई भी जाएगा वो पूरा जल जाएगा। तो ये सबसे गर्म है, विश्व का सबसे गर्म, सबसे उष्ण है। ठीक है, तो विश्व के सबसे गर्म मरुस्थलों के तौर पे इसको घोषित किया गया है और इसीलिए यहां पे बहुत बड़ी, यहां पे जो भी जाता है निपट जाता है। तो ये आपका डेथ वैली के तौर पे जाना जाता है गर्मियों के टाइम पीरियड पे टेम्परेचर के बहुत ज्यादा हो जाने के कारण। ठीक है, अभी एक ये बड़ा चर्चा में था जब अफगानिस्तान में आपको पता है कि कब्जा किया तालिबान ने, तो पंजशीर का नाम बहुत आया था, पंजशीर घाटी। तो ये आपका अफगानिस्तान के काबुल वाले क्षेत्र में अवस्थित है और बड़ा चर्चा में रही पंजशीर में। पंजशीर नदी है, उसी के नाम पे पंजशीर है आपका। और जब यहां पर जो है गृह युद्ध जैसा छिड़ गया था, ठीक है, और ये बड़ी चर्चा में रहती है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली आपकी कहां पे अवस्थित है? तो सिलिकॉन वैली भी आपका कैलिफोर्निया में अवस्थित है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक हो गया आपका, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनियां सब आपकी सिलिकॉन वैली के तौर पे हैं। ठीक है, और ये आपका सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। यहाँ पे कंप्यूटर चिप उत्पादन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारी बड़ी कंपनियां आपकी यहाँ पर लोकेटेड हैं, अवस्थित हैं, इस तौर पे हम इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। देखो, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है आप सभी को। यहाँ पे कह रहा है, देखो ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, ये मेंस का भी क्वेश्चन बनता है। कह रहा है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के दक्षिण में मतलब 15 से 30 जो है उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अवस्थित होते हैं। अब एक बार मानचित्र लेते हैं। कह रहा है ज्यादातर मरुस्थल कहां पे होते हैं? एक बार मानचित्र में देखिए, 15 से 30 के बीच में, नॉर्थ और साउथ में दोनों जगह पे। ये आपका 15 से 30 वाला बेल्ट है, एक ये बेल्ट है, ये आपका 0 डिग्री है। पहले तो ध्यान रखिए, ये आपका क्या है? 0 डिग्री। नीचे है, एक मिनट, ये आपका है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, और यहां पर देखिए ये वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। 23.5 डिग्री है आपका, ये है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ ये। तो कह रहा है यहीं पर आपका ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 30 डिग्री, नीचे यहाँ पे देखेंगे 15 डिग्री। ये नॉर्थ है, नॉर्थ है, ये आपका है ऊपर यहाँ पे 15 डिग्री साउथ है, यहाँ पे 30 डिग्री साउथ है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में यहाँ पे मरुस्थल बहुत पाए जाते हैं। क्या कारण है कि यहीं पर मरुस्थल पाए जाते हैं? ठीक है, ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यही यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, विश्व के अधिकांश गर्म मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे पाया जाता है। एक बात और बोल रहा है, ये कह रहा है जो पाए जा रहे हैं ना, वो यहां पे ज्यादा पाए जा रहे हैं। कहां पे? इस जगह पे, यहां पे, इस वाले बेल्ट पे, यहां पे पाए जा रहे हैं ज्यादातर, यहां पे पाए जा रहे हैं, इस जगह पे, इस जगह पे पाए जा रहे हैं, इस जगह पे पाए जा रहे हैं, इस जगह पे पाए जा रहे हैं। तो ज्यादातर मरुस्थल आपके पाए जा रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन भी है, रीजन भी दिया गया है। कह रहा है व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है, उनमें नमी और आर्द्रता की कमी आ जाती है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातों में कोई कमी है नहीं। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ये वाले टॉपिक को मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे का हेल्प करती हैं। अब देखिए होता क्या है, वैसे पूरा बिंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जो लोग मेरे से बिंड सिस्टम पढ़े हैं शायद जल्दी समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है, 0 डिग्री में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। भूमध्य रेखा जो आपकी है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। विषुवत रेखा में वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा, धरातल गर्म हो जाएगा। धरातल गर्म होने के कारण से हवाएं क्या होती हैं? गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं। हवाएं ऊपर उठने के बाद हवाएं क्या होती हैं? 30 डिग्री में जाकर के ऊपर जाके ठंडी होती हैं, ठंडी होकर भारी हो जाती हैं और 30 डिग्री में जाके बैठने लगती हैं। ये 15 से 30 डिग्री के आसपास हवाएं बैठती हैं। इसी को हेडली सेल कहते हैं। हेडली चक्र यहाँ पे बन जाता है। मतलब 0 डिग्री में गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती हैं, ठंडी होकर भारी हो जाती हैं और 15 से 30 डिग्री के बीच में बैठने लग जाती हैं। जब यहाँ पे बैठती हैं, यहाँ पे वायुदाब ज्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो पवनें उठ करके कहाँ चली गई? 30 डिग्री के पास। तो यहाँ पे चूंकि देखिए पवनें क्या है, नीचे बैठ रही हैं, नीचे। और कैसी पवनें बैठ रही हैं? ठंडी पवनें।
तो ठंडी पौने बैठने के कारण से इनमें जल धारण क्षमता नहीं होती है, ये वर्षा नहीं कराती हैं। हमेशा जो गर्म पौने होती है इनमें जल धारण क्षमता भी होती है, ऊपर जाके संघनन करेंगे और बारिश कराएंगे। यहां पे क्या हो रहा है, जो 30 डिग्री के पास पौने, व्यापारिक जो पौने हैं आपकी वो बैठ रही हैं, नीचे बैठ रही हैं। तो एक कारण तो यह है कि 30 डिग्री में हाई प्रेशर बन रहा है, उच्च वायु दाब बन रहा है। एक कारण और है, जो आपकी यहां पे व्यापारिक पौने चलती हैं, ये व्यापारिक पौने कैसी होती हैं, अपतटीय होती हैं, तट से दूर की ओर जाती हैं। कैसे जाती हैं, तट से दूर की ओर, मतलब तट के तरफ आती नहीं है। आप खुद देखते हैं भारत में जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो मानसून कुछ इस तरीके से आता है। ये हमारा भारत है, यहां पे ऐसे मानसून आता है ना, दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। लेकिन व्यापारिक पौने जो आपकी क्या है, वो तट से दूर जाती हैं, तट से दूर अपतटीय होती हैं। तो तू खुद सोचिए उनमें जल कहां होगा, तट से दूर जाने के बाद जल होगा ही नहीं उनमें। तो व्यापारिक पौने अपतटीय होने के कारण भी यहां पे क्या होगा, वर्षा नहीं होती है। भाई वो मरुस्थल का सीधा सा मतलब है 25 डिग्री सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही मतलब मरुस्थल, 25 डिग्री सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही मतलब मरुस्थल, सिंपल सा मामला है। तो यहां पे आप समझिए कि बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि व्यापारिक पौने अपतटीय होती हैं। ये दिमाग में बैठा के रखना है, व्यापारिक पौने अपतटीय होती हैं, हाई प्रेशर जोन यहां पे बनता है, ठीक है। और भी कई सारे कारण हैं। एक ठंडी जलधाराएं जो होती हैं, ठंडी जलधाराएं बहती हैं यहाँ पे पश्चिमी किनारों पे, पश्चिमी किनारों पे ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जिसके कारण भी यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। क्यों, ठंडी जलधाराएं पौनों को ठंडा कर देती हैं। ठंडी पौने जो है उनमें जल धारण क्षमता कम होती है और वो शुष्क होती हैं और उनमें नमी धारण नहीं के कारण से वहां पे जल नहीं करा पाती हैं। और तीसरा, वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, रॉकी है, एंडीज है ना, ऊपर इधर एटलस है। तो ये सारे वृष्टि छाया प्रदेश पड़ते हैं, इसलिए भी यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो अब बहुत सारे ऐसे मरुस्थल हैं, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। रफली अब देखो, इसको बहुत डिटेल में समझाने के लिए मुझको फिर पूरी एक क्लास लेनी पड़ेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा संसार का, देखिए यही एक समस्या होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाना है तो पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्लास है, इसीलिए इंटायर वीडियो में मैंने पूरा कवर करवाया है उसको, है ना। तो एक बार इंटायर वीडियो देखना, हर चीज समझ में आएगी। मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी का इंटायर वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा, उसमें मैं सब कवर करा दूंगा आपका, बाकी जो बचा हुआ है। अगला आपका ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वैसे देखा जाए तो अंटार्कटिका है, वहां पे तो पूरा बर्फ ही बर्फ है। लेकिन जो सबसे गर्म बड़ा मरुस्थल है वो सहारा है, आपका अफ्रीका में अवस्थित है, उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, काफी बड़ा है ये। अब यहाँ पे देखो कई सारे मरुस्थल हैं और उनकी लिस्ट दी गई है यहाँ पे, ठीक है। कई सारे मरुस्थल है। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सोनेरान तो आपका अमेरिका का है, टकला मकान चाइना में ही है आपका, ठीक है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन मरुस्थल कह रहा कहां है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का है। गिब्सम, शिप्सम, ग्रेट सैंडी और आपका ग्रेट विक्टोरिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ब्राजील में जो पाया जाता है उसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। ब्राजील में आटाकामा और पैटागोनिया दो हैं। आटाकामा ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे ज्यादा एरिड है, सबसे ज्यादा शुष्क है आटाकामा, और दूसरा पैटागोनिया है। दो मरुस्थल यहां पे हैं, ठीक है। और यहां पे मोजावे, सोनेराम, ये सब उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल हैं। और हमारे भारत में तो आपको पता है, हमारे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ग्रेट डेजर्ट हमारा थार है सबसे बड़ा, ठीक है। थार अब तो डेजर्ट से ज्यादा तो ये गाड़ी से फेमस हो गया है, थार गाड़ी आती है ना आपकी। तो थार मरुस्थल आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के तौर पे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में आपका ये फैला हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं घास वाले क्षेत्र से। वैसे मैं क्लास में पूरा करवाया है कि कहां पे कौन सी घास पाई जाती है। देखो सिंपल सा एक बार रट जाओ अब इसको पूरा का पूरा। स्टेपी पाई जाती है कहां पे, यहां पे दिया गया कि नहीं दिया गया, देखो स्टेपी आपकी यूरोप में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, यूरोप में, ठीक है, रूस वाला क्षेत्र। ये स्टेपी आपकी यूरोप में, इसको यूरोप याद कर लो, यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास है आपकी, ठीक है। ये प्रेरी आपकी पाई जाएगी अमेरिका में। कहां पाई जाएगी, अमेरिका में। प्रेरी पाई जाएगी अमेरिका में। कहां पाई जाएगी, अमेरिका में। वेल्ड आपकी पाई जाती है दक्षिणी अफ्रीका में। डाउन्स आपकी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। फिर से एक बार, स्टेपी यूरोप में, स्टेपी यूरोप में, स्टेपी यूरोप में, प्रेरी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, बेल्ट आपका दक्षिणी अफ्रीका में, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में।
अब एक बार एक काम करते हैं, मानचित्र से थोड़ा सा इसको और मदद लेते हैं, मानचित्र की सहायता से भी समझते हैं हम। हाँ, यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा आपको मानचित्र में बताता हूँ कहाँ पे कौन क्या पाया जाता है। देखिए यहाँ पे तो आपका है, यहाँ पे पाई जाती है प्रेयरी घास के मैदान, ठीक है। यहाँ पे पाए जाते हैं स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी, ठीक है। हंगरी में इनको पुष्टाज कहते हैं, हंगरी में पुष्टाज कहते हैं, हंगरी में पुष्टाज। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाए जाते हैं। यहां पे पाए जाते हैं अफ्रीका वाले क्षेत्र में सवाना घास के मैदान, सवाना। देखो यहां पे भी अलग अलग नाम से हैं, यहां पे कई सारे नाम हैं आपके, ठीक है। एक बार नाम देखेंगे। अर्जेंटीना में पंपास पाए जाते हैं, पंपास घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय हैं आपके, पंपास, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डाउन्स। अब देखिए यहां पे क्या है, कोलंबिया वाले क्षेत्र में लानोस पाए जाते हैं, लानोस घास के मैदान, ब्राजील में ही लानोस, क्या पाए जाते हैं? लानोस। इसके बाद दो और हैं, एक तो सेल्वास है आपका, सेल्वास और कैंपोस, कैंपोस। ये आपका जो अमेजन घाटी वाला क्षेत्र है वहां पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट एरिया प्लस घास के मैदान है। तो यहां पे आपके दक्षिणी अमेरिका में तीन हो गए, पंपास, सेल्वास, कैंपोस, लानोस, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान, यहां पे स्टेपी घास के मैदान, और हंगरी में पुष्टाज बोलते हैं। सवाना अफ्रीका में हो गया, बेल्ट आपका कहां हो गया? क्लियर है? दक्षिणी अमेरिका में। सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। यहां पे चीन, यहां पे मंचूरिया वाला क्षेत्र है, चीन में मंचूरिया के घास पाए जाते हैं, मंचूरिया घास, मंचूरिया। देखो भारत में मर्ग बोलते हैं, मर्ग, भारत में घास के मैदानों को मर्ग बोलते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हीं को बुग्याल और पयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयाल, बुग्याल एंड पयाल। इससे क्वेश्चन आता है। देखो अब ये वाला टॉपिक आपको मैंने क्लास में भी वहां पे भी पढ़ाया और यहां पे भी ध्यान से रटी जाओ तो ज्यादा अच्छा है, आपका भला हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन और इसी से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। प्रेयरी आपको पता है, प्रेयरी कहां है? उत्तरी अमेरिका में, बिल्कुल सही बात है। पंपास आपका कहां पे है? ठीक है, 1 मिनट भाई, कहां जा रहे हो? ठीक है। इसके बाद यहां ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, बेल्ट आपका कहां पे है? यहां पे थोड़ा सा इसमें देखो सारे अलग अलग है, मैं एक बार लिख देता हूं। स्टेपी आपका यूरोप में है, ठीक है। प्रेयरी आपका उत्तरी अमेरिका में है। पंपास आपका दक्षिणी अमेरिका में है, इसका नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और बेल्ट आपका साउथ अफ्रीका में है। मुझे एक बार कमेंट बताओ, क्या याद हो गया क्या ये? देखो वेनेजुएला वाला और कोलंबिया वाला जो क्षेत्र है, यहां पे लानोस है, लानोस घास के मैदान, ठीक है। थोड़ा सा ब्राजील का क्षेत्र भी आता है। बाकी सेल्वास और कैंपोस ये दोनों आपके पड़ते हैं कहां पे? ब्राजील में। रट जाना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भाई, अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, चलो 1 मिनट में इसको खत्म कर देते हैं। क्षेत्रफल पे के आधार पे कह रहा है भाई बताओ इनको देशों के बारे में। क्षेत्रफल के आधार पे सब जानते हैं, मैं 10 देश आज बताता हूं आपको। अभी तक आप 7 ही पढ़े क्योंकि 7वें नंबर पे हमारा भारत आता था। आज टॉप 10 कंट्रीज देखेंगे। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे है आपका रूस, ठीक है। रूस के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद देखो यहां पे कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, कोई कहता भैया चाइना है या अमेरिका, भैया तीसरे नंबर पे अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। कई जगह पे वेबसाइट्स वगैरह में गलत अपडेट है, अमेरिका का क्षेत्रफल ज्यादा है। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपका है, ये यूएसए की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका नहीं भाई, यूएसए। नॉर्थ अमेरिका में तो कनाडा भी आ जाएगा, यूएसए। ये ज्यादा है चीन से, चीन चौथे नंबर पे है, चीन का क्षेत्रफल कम है आपका यूएसए से, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे ब्राजील है, ब्राजील है। 6वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे आपका भारत है क्षेत्रफल के आधार पे। अच्छा ठीक है, 7वें नंबर पे भारत है तो 8वें नंबर पे क्या होगा? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। 9वें नंबर पे है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान।
और लास्ट है आपका 10वें नंबर पे है अल्जीरिया। अब जाके अल्जीरिया दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ये वो अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया जो है सबसे बड़ा है यहाँ पे। अब देखो यहां से निकल आएंगे, रूस विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है, यूरोप में पड़ता है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा है, तो यहां से अब आप देख लो, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा, यूरोप का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया खुद ही है। ठीक है, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा हो गया अल्जीरिया, सबसे बड़ा अल्जीरिया हो गया। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से हम भी आ गए अब टॉप पे, नंबर 1 पे। वैसे पहले नंबर पे अभी चीन ही है ऑफिशियली। ठीक है, संयुक्त राज्य ने तो रिपोर्ट जारी करके बोल दिया भैया भारत है, तो अभी भारत की सेंसस आ जाए। वैसे यूनाइटेड नेशन के हिसाब से पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने भारत को डिक्लेयर कर दिया है सबसे बड़ी आबादी वाला। तो नंबर 1 पे जो है चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, और फिर आपका इंडोनेशिया, और फिर आपका ब्राजील। जनसंख्या के आधार पे एक बार लिख लो आप लोग, थोड़ा टॉप 10 कंट्री लिखवा दूं क्या आपको। पहले तो चीन है, अभी तक अभी अपडेट हुआ है, भारत हो गया है, पर अभी हम नहीं मान के चल रहे। दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे यूएसए है आपका। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। पांचवें नंबर पे कौन है भाई? पांचवें नंबर पे ब्राजील है, ब्राजील है। फिर आपका क्या है? छठवें नंबर पे पाकिस्तान है, ये जनसंख्या मोस्ट पॉपुलेस्ट है। फिर नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, 7 पे नाइजीरिया है। फिर 8 पे बांग्लादेश है। फिर 9 पे आपका रूस है। देखो रूस क्षेत्रफल कहां लिए बैठा और जनसंख्या कितनी कम है। और 10वें नंबर पे जापान है, जापान है, जापान। अब यहां से निकाल लो, यहां से देखो एशिया की सबसे ज्यादा में टॉप 2 तो यही है। एशिया में तो देखो एशिया भरा पड़ा है, यहाँ पे चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भरे पड़े। उत्तरी अमेरिका में ये आपका यूएसए सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, और जो है ये ब्राजील आपका सबसे ज्यादा हो गया दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्राजील का है। और इसके बाद आपका यहाँ पे ब्राजील के बाद आपका यहाँ पे हो गया ये आपका ऑस्ट्रेलिया, वो अफ्रीका महाद्वीप का हो गया। ठीक है, अब बस सिंपल सा मामला है, कर लो सही। अब इसमें क्या है, अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश, रटवाऊंगा अभी मैं। ठीक है, 5 देश मिलते हैं कैस्पियन सागर से, 5 देश मिलते हैं कैस्पियन सागर से। कौन से 5 देश? कौन कौन से 5 देश मिलते हैं, रट जाओ। अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ये कैस्पियन सागर है, इधर है अजरबैजान, अजरबैजान। ठीक है, फिर इधर ईरान पड़ता है आपका, ईरान के बाद तुर्कमेनिस्तान, फिर कजाकिस्तान, और इधर रूस है। 5 याद कर लो, ये रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले 5 देश हैं आपके ये। ठीक है, एक और पूछता, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका की जो सींग है आपकी, यहां पर क्या क्या है? इसको सोमाली प्रायद्वीप भी कहा जाता है, सोमाली पेनिनसुला भी कहते हैं, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। इसमें टोटल आपके 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? ठीक है, एक तो सोमालिया है आपका, इथोपिया है, जिबूती है, और एक देश और है इरिट्रिया, इरिट्रिया। ये 4 देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। 4 देश आपके कहां पे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये 4 देश आपको दे, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद कह रहे हैं बाल्कन कंट्री कौन कौन से हैं? बाल्कन ये यूरोप में है आपके, मतलब यूरोप में ये विशिष्ट संस्कृति रखने वाले देश हैं। बाल्कन पर्वत वहां पर है, बाल्कन पर्वत के आसपास छोटे छोटे देश हैं। तो इसमें अल्बानिया है, बोस्निया हर्जोगोविना है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, इस्लोनिया है, और रोमानिया है। ठीक है, एक बार फिर से आप इनके नाम आप देख लीजिए। देखो स्लोवेनिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया, ऑस्ट्रिया नहीं है इसमें। 9:30 बज रहे हैं। Time to start wrapping up your work day and plan for dinner. ठीक है, अलर्ट आ चुका है गूगल की तरफ से कि भाई रात के 9:30 बज गए, डिनर का टाइम हो रहा है। टाइम वैसे लेट हो गया, मैं 7 बजे खाना खा लेता हूँ। ठीक है, आमतौर पे मेरा टाइम यही है, बट आज आपकी
क्लास के कारण से थोड़ा सा इच्छा भी नहीं थी और मैंने खाया भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका निम्नलिखित में से बाल्कन देश कौन सा नहीं है। मैं नाम लिखवा रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख लो, बाल्कन देशों के नाम लिख लो सारे के सारे। एक तो अल्बानिया है आपका, और दूसरा बोस्निया हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया है, रोमानिया है। फिर से एक बार नाम लिख लीजिए, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, ये सारे देश आपके यहां पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर से एक बार लास्ट बाल्कन कंट्री, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, इतने हैं आपके। नेक्स्ट है, कह रहा है स्कैंडिनेविया देश। दो कॉन्सेप्ट है, एक तो नॉर्डिक कंट्री की बात आती है और एक आपके आते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में जो आपके अवस्थित हैं, एक तो आपका नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है। ठीक है, ये तीनों को जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, फिर से बता रहे हैं। ठीक है, भौगोलिक तौर पे देखें तो जो स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र है आपका, अब ये मैं मानचित्र यहां पे मैं नहीं दिखा पाऊंगा, तो एक बार चलिए मैं ट्राई करता हूं। सभी जानते भी होंगे, मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं। ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला रीजन, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और आपका जो है फिनलैंड, आपका जो है ये तीन आपके जो है वहां पे भौगोलिक तौर पे है। लेकिन भाषा के आधार पे देखें, जो सेम भाषा यहां पे बोलते हैं, इसमें डेनमार्क को भी सम्मिलित किया जाता है। स्कैंडिनेविया के मतलब में आपका स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन तीन को सम्मिलित किया जाता है आपका। ठीक है, इनको सम्मिलित किया जाता है। स्वीडन, पहले फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा हुआ करता था। तो आप देखिए, सिंपल सा आपको एक बार सारे के सारे स्कैंडिनेवियाई कंट्रियों के बारे में बता रहा हूं। एक तो नॉर्वे हो गया आपका, स्वीडन हो गया आपका, यहां पे डेनमार्क हो गया, यहां पे सारी भाषाएं सबकी सेम है, एक जैसी हैं, और फिनलैंड हो गया। इनको जोड़ दीजिए, चार कंट्री आपकी स्कैंडिनेवियाई कंट्री हैं, स्कैंडिनेवियाई। अभी आपको पता है फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों आपके किसके, नाटो के सदस्य बन गए हैं। नाटो के 31वां सदस्य बना है फिनलैंड आपका। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है नॉर्डिक कंट्री का। यदि हम इसी में जोड़ दें आइसलैंड को, यहां पे एक देश है देखो आइसलैंड, है ना, ये विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है रिकजाविक इसमें। तो यहां पे यदि हम आइसलैंड को और जोड़ दें तो ये नॉर्डिक कंट्री हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नॉर्डिक कंट्री। तो नॉर्डिक में आइसलैंड और ऐड हो जाता है आपका, बाकी ये सारी कंट्री रहती हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है, आपकी ये सारी कंट्री, और आपका आइसलैंड आपका और जुड़ जाएगा इसमें नॉर्डिक देश में। क्लियर है, स्पष्ट है, सिंपल सा मामला है, रट जाना है आपको इसे। हाँ, कहां पे थे भाई? बस अब थोड़ा सा और है, बहुत ज्यादा परेशान मत हो, मैंने यहां पे कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा आपका। तो कह रहा है स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहां पे देखो फिनलैंड को मतलब भाषा के आधार पे मान के चलते हैं, लेकिन फिनलैंड भी अब सम्मिलित है। ठीक है, पहले क्वेश्चन था, अब ये गलत है मतलब इसका। नेक्स्ट है, कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं। स्थल अवरुद्ध देश से देखो क्वेश्चन पूछता है। विश्व में टोटल 45 आपके लैंड लॉक कंट्री हैं, मतलब जहां पे समुंदर से सीमा नहीं लगती है, ये समझ लो, जो स्थल से अवरुद्ध हैं, चारों तरफ या तो कोई स्थल देश है। तो आपको पता होगा कि एशिया महाद्वीप में काफी सारे हैं, और कजाकिस्तान सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो है स्थल रुद्ध देश आपका कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान, ध्यान रखना है, सबसे बड़ा आपका कजाकिस्तान है। और यूरोप में भी आपका देखें तो यूरोप में भी कई सारे देश हैं, अफ्रीका में कई सारे देश हैं, टोटल 45 देश हैं आपके। तो यहां पे कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल रुद्ध देशों में से कौन सा है, तो लाओस आपका जो है, लाओस आपका जो है ये स्थल अवरुद्ध देश के अंतर्गत आता है। यहां पे कह रहा है कौन सी सुमेलित नहीं है, तो आप सभी जानते हैं, रेडक्लिफ लाइन आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैग्नीनॉट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में खींची गई है। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन तीनों को अलग करती है मैग्नीनॉट। डूरंड रेखा आपकी ये भारत और बांग्ला, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस समय, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, इनके बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा आपकी जर्मनी एवं बेल्जियम के बीच में आपकी है। ये भी सही है। हिंडनबर्ग का नाम आते ही तुरंत अडानी जी का चेहरा आ जाता है हमारे दिमाग में। हिंडनबर्ग रेखा आपका जो है बेल्जियम और
ये जर्मनी के बीच में है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय रेखाओं से भी क्वेश्चन पूछता है। कह रहा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसमें रियो ग्रांडे नदी है आपकी। रियो ग्रांडे नदी भी सीमा बनाती है और एक और नदी है राइन नदी। राइन नदी भी सीमा बनाती है। देखो रियो ग्रांडे आपकी मैक्सिको और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका इन दोनों के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और राइन नदी आपकी फ्रांस और जर्मनी में सीमा बनाती है। फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में ये है आपकी, फ्रांस एंड जर्मनी, और ये आपकी यूएसए एंड मैक्सिको। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच में सीमा बनाने वाली झील जो आपकी है उसका नाम है सिंपल सा विक्टोरिया लेक। देखो विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और ये आपकी जो है इसको हम जो है यहां से ही आपकी व्हाइट नील निकलती है, नील नदी यहीं से निकलती है। 3 देशों में है आपकी ये, 3 देशों में विक्टोरिया झील आपकी 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। एक तो युगांडा है, युगांडा, तंजानिया और तीसरा है केन्या। ठीक है, 3 देशों के मध्य आपकी अवस्थित है आपकी विक्टोरिया झील। अगला है 38वीं समानांतर रेखा। यह आफत है, सबसे बड़ी आफत है, बड़ी चर्चा में रहती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं सबसे विवादित रहती है, लगातार मुठभेड़ होती रहती है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में आपकी ये 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा निम्नलिखित सागरों में से किसके पास तट रेखा नहीं है? देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल अटलांटिक महासागर में बहुत सारी महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं हैं, क्या हैं आपकी? महासागरीय धाराएं। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। सागरीय धाराएं, ठीक है, जिसमें से गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, लेब्राडोर है, धाराएं। मैंने महासागरीय धाराएं वाले चैप्टर में पढ़ाया है। तो उसमें क्या होता है, जब महासागरीय धाराएं आपकी बहती हैं तो बीच में क्या है, एक सैरोगैसो नामक घास है। यहाँ पे एक घास है विशेष प्रकार की बीच में। महासागरीय धाराएं तो चारों तरफ बहती हैं और ये घास के कारण से यहाँ पे एक सागर इसको नामांकित कर दिया गया। इसका नाम है सारागैसो सागर। क्या वो नाम है इसका? सारागैसो सागर। ये है सारगैसो सागर। तो सारगैसो सागर कोई सागर नहीं है आपका, ठीक है, सारगैसो कोई सागर नहीं है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जलीय क्षेत्र है जहां पर गल्फ स्ट्रीम है आपकी, उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा है, कनारी धारा है और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा। इन 4 धाराओं से आपकी घिरी हुई है। यहां पे सारागैसो नामक एक वनस्पति पाई जाती है, जिस वनस्पति के नाम से इसका नाम सारागैसो पड़ा है। तो सारागैसो सागर में मतलब कोई ऐसा नहीं है, कोई सागर नहीं है, बल्कि एक वनस्पतिक क्षेत्र है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के बिल्कुल सेंटर में पड़ा है। ठीक है, और यहां से कई बार जहाज जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो आज के लिए इतना ही रखूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर आगे इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। कुछ 1-2 सेशन और आपके लेकर के कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप इंटायर वीडियो जरूर देखें। इंटायर वीडियो में मैंने सारी चीजें मानचित्रण में यही बताई हैं, पढ़ाई हैं, याद कराई हैं। महासागरीय धाराओं को लेकर के सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आज के सेशन में इतना ही। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने काफी कुछ सीखा, समझा और जाना होगा। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार रिवाइज कर ही चुके हैं। आप एग्जाम में बेहतर करेंगे, बेस्ट करेंगे। आगे भी मैं अभ्यास सीरीज आपकी महारिवीजन चालू रखूंगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर 1-2 महारिवीजन और करेंगे। ठीक है, चलिए।